नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में बोले तो कुल मिलाकर उन्होंने पिछले 2 भाषणों में 167 मिनट अपनी बात कही है। 167 मिनट। पहले उन्होंने 92 मिनट, इससे पहले 75 मिनट बोला था और आज उन्होंने 92 मिनट बोला। और हमने एक आंकड़ा जो गिनकर बताया है वो ये है कि लगभग 100 मिनट इसमें प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे पर बोला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज जब बोला तो किस किस ने टोका और किससे कहा प्रधानमंत्री ने कि अब बहुत हो गया। 15 बार किसने टोका पीएम को आज जब वो भाषण दे रहे थे, किस किस पर उन्होंने कटाक्ष किया है, सब देखिए इस रिपोर्ट में। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है उसका भय पैदा कर करके आंदोलन जीवी होते हैं वो अच्छे तरीके से। यही आप बुद्धिमान लोगों को इतना ही छोटा मुझे समझाना है कि उसको नहीं चाहिए तो पुरानी व्यवस्था है, न खुद का भला कर सकती है न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल कौन बिगाड़ रहा है? न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। कौन न खेलने दे रहा है न खेल रहा है? न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। मोदी ने जिस भोजपुरी कहावत का प्रयोग किया, उसकी टाइमिंग, शब्दों के पीछे के भाव को समझने के लिए आपको इस भाषण की एक एक लाइन, एक एक तंज को तर्क की कसौटी पर रखकर देखना होगा। के आधार पर बात टिकती नहीं है तो ऐसा होता है जो अभी देखा। आशंकाओं को हवा दी जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलनजीवी पैदा करते हैं। जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है, और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है, और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। क्या यह सच है कि किसान आंदोलन की पवित्रता को आंदोलन जीवी ने नष्ट कर दिया? क्या विपक्ष आंदोलन जीवी है? किसान आंदोलन पर सियासत को लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़े और अपनी फिलॉसफी की व्याख्या की, उसे सुनिए फिर आगे की बात करेंगे। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है, और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र, कानून काला है, विपक्ष का सवाल टेढ़ा है, लेकिन इस सवाल का जवाब मोदी ने दिया। ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद
न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए किसान आंदोलन और कृषि कानून पर मोदी ने एक बड़ी बात कही। भ्रम और भय दोनों को लेकर समझाया कि किसानों को अलर्ट रहने की जरूरत है। आंदोलन में शामिल चेहरों को पहचानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री का आज अंदाज जरा अलग था। वो बार बार अधीर रंजन चौधरी जो सामने बैठे थे उन्हें दादा कहकर कहते थे। शुरुआती उन्होंने की दादा ठीक हो बोलकर, फिर वो कई बार उनसे उलझते भी नजर आए। एक अलग अंदाज में, एक अलग मूड में पीएम नजर आ रहे थे। लेकिन राष्ट्रपति जी का आज उन्होंने आंदोलन जीवी इस शब्द को लेकर एक बार फिर उसकी व्याख्या की और जो आंदोलन जीवी जिन्हें वो बताते हैं उन पर फिर से खुलकर हमला किया। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने वार किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज एक तरह से आंदोलनकारी वर्सेस आंदोलन जीवी ये पूरी व्याख्या कर डाली। विकट और विपरीत काल में भी यह देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर पीएम ने क्या कहा ये तो आपने सुन लिया है। लेकिन अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर, देश की सबसे पुरानी पार्टी में जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उसकी व्याख्या कैसे की। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। मुझे लगता है ये जो साथी चले गए वो जिन चीजों के अंदर जीते हैं, पलते हैं, वो वही सुनाते रहते हैं जो उनके कालखंड में उन्होंने देखा है, जो उनके कालखंड में उन्होंने किया है, उसी को वो कहते रहते हैं। हंगामा नंबर 1। दादा के ज्ञान से हम इस बार वंचित रह गए। खैर, चुनाव के बाद अगर आपके पास मौका होगा तो ये कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए हम कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने इसको इतना पीछे छोड़ दिया, हम तो इसको प्रमुखता देना चाहते हैं। जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते हैं। हंगामा नंबर 2। कैलाश चौधरी जी ने और हमारे ये समय बोलते ही रहेंगे क्या? माननीय, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था, आपने पूरी बात कही, उस समय किसी ने टोका टोकी नहीं की। प्लीज आप मत। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज। माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज। हंगामा नंबर 3। देखिए, मैं कितनी सेवा करता हूँ आपकी। आपको जहां रजिस्टर करवाना था हो गया। माननीय अध्यक्ष जी। हंगामा नंबर 4। चलिए, ये क्रेडिट भी आपने मुझे दे दी। मिस्टर बालू, प्लीज। नो। प्लीज आप बैठिए, आपको किसने कहा?
टीआर बालू जी प्लीज 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 प्लीज, आपको मैं पर्याप्त समय देता हूं, प्लीज प्लीज सिट डाउन। हंगामा नंबर 5। और इसलिए प्लीज अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है, अधीर रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। अधीर रंजन जी प्लीज, अधीर रंजन जी अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना आदर करता हूं, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में विपक्ष की टीका टिप्पणी आपने सुनी। आपका कोई रिकॉर्ड नहीं, बैठिए। मोदी 92 मिनट बोले, कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए कांग्रेस पार्टी के विचारों में कंफ्यूजन की व्याख्या की। हमें मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका अब समय तय करेगा, हम नहीं बोल सकते। कांग्रेस की सोच में विभाजन का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया तो लोकसभा में मोदी और अधीर रंजन के बीच खूब तू मैं हुई। और ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। और इसलिए प्लीज अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है, अधीर रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। ये हो हल्ला। जिस वक्त लोकसभा में हंगामा हो रहा था, राहुल गांधी भी मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब सीधे कांग्रेस पर वार किया तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस तीनों कानूनों को किसान विरोधी और अडानी अंबानी का बता रही है। आज प्रधानमंत्री ने इस आरोप का जवाब दिया। देश का सामर्थ्य बढ़ाने में सभी का सामूहिक योगदान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामाख्या तक, जब हर भारतीय का पसीना लगता है तब जाकर के देश आगे बढ़ता है। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है।
सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया। प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब 0 हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। लोकसभा के बाहर कांग्रेस जिस तरह से प्रधानमंत्री पर हमलावर है, आज मोदी ने हर आरोप और हर सवाल का सीधा जवाब दिया। आज तक ब्यूरो पूरी तरह जानती है। तो हमला बोला आंदोलन जीवियों पर प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी पर भी वार किया, लेकिन किसानों को वो लुभाते हुए, जरा उनसे बातचीत और तमाम बातें उनसे करते हुए दिल से दिल की बात। लेकिन साथ ही चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर आज उन्होंने क्या कहा है, ये जरूर सुनिए। और देश का 80-85% वर्ग, इसको हम उपेक्षित रख करके देश का भला नहीं कर सकते। हमने उसके लिए कुछ सोचना ही होगा और बड़ी नक्करता के साथ हमने सोचना होगा। और मैंने गिन करके बताया है कि छोटे किसानों की कैसी उपेक्षा हुई है, किसानों के नाम पे हुई है। उसमें एक बदलाव बहुत जरूरी है और आपको भी, ये छोटा किसान जाग जाएगा तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा। ये मैं पूरी तरह समझता हूं। हमारे यहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीन का टुकड़ा छोटा होता जा रहा है, परिवार के अंदर जमीन जो है बढ़ जाती है। चौधरी चरण सिंह जी ने तो एक जगह पे ये कहा हुआ है कि हमारे यहाँ किसान इतना जमीन की मालिकी उसकी कम हो रही है कि वो स्थिति ऐसी आएगी कि वो अपने खेत में ही ट्रैक्टर को टर्न करना होगा तो नहीं कर पाएगा, इतना भी जमीन का टुकड़ा होगा। चौधरी चरण सिंह जी के शब्द है। तो ऐसी जब चिंता हमारे इन महापुरुषों ने हमारे सामने की है तो हमें भी तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी होगी। बात यूपी के कासगंज की, गैंग्स ऑफ कासगंज जिसे हम कह रहे हैं, ठीक कानपुर के बिकरू गांव जैसी घटना यहां पर हुई है। शराब माफिया ने पुलिस वालों पर हमला किया। 2 पुलिस वालों को ऐसा पीटा कि एक की मौत हो गई और एक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। क्या यूपी में पुलिस के खून के प्यासे हो गए हैं अपराधी? क्या यूपी में अपराधियों ने पुलिस से खौफ खाना छोड़ दिया है? कानपुर के बिकरू कांड की तरह अब कासगंज में कांड हो गया। कासगंज के शराब माफियाओं ने पुलिस वाले को दी दर्दनाक मौत। पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करके कहां छुपा खूंखार अपराधी? क्या यूपी में अपराधियों का बस एनकाउंटर ही इलाज है? देखिए गैंग्स ऑफ कासगंज का खौफनाक सच। गैंग्स ऑफ कासगंज का सच लेकर हम आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से परिस्थितियां बनी, दबिश देने के लिए शराब माफिया पर पुलिस पहुंचती है, वहां पर उल्टा शराब माफिया उन पर हमला कर देती है और फिर एक पुलिस वाले को जान से मार देती है, दूसरे की हालत इतनी खराब है वो अस्पताल में है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, आप समझेंगे कि किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी था, उसके भाई को मार डाला है। मुख्य आरोपी फरार है। यूपी के अपराधियों में आखिर कौन सा डीएनए है जो पुलिस वालों का मर्डर करने में भी नहीं हिचकते? आम लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, योगी जी रात और दिन डंका पीटते हैं, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर देंगे, लेकिन यूपी को अपराध से मुक्त करेगा कौन? यहाँ तो खुद पुलिस ही पीड़ित है। अभी पिछले साल की ही तो बात है, कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया।
यूपी में विकास दुबे समेत 6 बदमाशों का एनकाउंटर भी कर दिया। लेकिन फिर से एक और बिकरू गांव बनकर तैयार है और इस बार शराब माफिया मोती का कहर पुलिस वालों पर मौत बनकर बरपा है। तस्वीरें कासगंज के नगला धीमर गांव की हैं। ये सरिया देखिए, ये डंडा शराब माफियाओं को नोटिस थमाने गए पुलिस वालों पर ऐसा हमला बोला गया कि जिन्हें उनके साथी कंधों पर उठाकर ला रहे हैं। ये हैं दरोगा अशोक सिंह, जिनकी वर्दी फाड़ दी गई। इतनी भयंकर पिटाई की गई कि अपने पैरों पर चलने काबिल भी नहीं छोड़ा। और कासगंज के मोती गैंग ने सिपाही देवेंद्र को इतना पीटा कि पीट कर जान ही ले ली। को इतना पीटा कि पीट कर जान ही ले ली। अगर आज बिकरू कांड से पुलिस ने सबक लिया होता तो 10-10 मुकदमे के आरोपी और पुलिस पर पहले भी गोलियां बरसाने वाले हिस्ट्री शीटर मोती गैंग पर दबिश देने सिर्फ 2 पुलिस वाले नहीं भेजे जाते और कासगंज के एसपी ऐसी कमजोर दलील नहीं दे रहे होते। ऐसा नहीं है, पुलिस का बैकअप हमेशा रहता है। पुलिस का बैकअप रहता है। पुलिस टीम पूरी विश्वास के साथ दबिश देने आई थी, लेकिन चूंकि बदमाशों की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी तो इसलिए उनको ओवर पावर नहीं कर पाई। अन्यथा जो है तो भविष्य में इस तरह की हिदायत हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही दबिश जाए। कप्तान के इस ढीले रवैये की कीमत सिपाही देवेंद्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, जबकि दरोगा अशोक सिंह अलीगढ़ में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। किस तरह से इन दोनों पुलिस वालों को पीटा गया, उसके सबूत पुलिस की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। तकरीबन 3 बजे के आसपास जो जानकारी है वो दिन में पहुंचे थे, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया था और उसके बाद बेहद बर्बरता की गई है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र के शरीर पर सरियों से चोट के निशान दिखे हैं। फावड़े, इस तरीके की चीजें जो खेतों में काम करने के लिए भी फावड़ा इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी हमला किया गया। एक बड़ी पुरानी कहावत है, सांप गुजर गया और लकीर पीटते रहो। एक पुलिस वाले की जान चली गई। अब कासगंज के धीमर गांव को पुलिस ने घेरा हुआ है। चोट खाने और मौत देखने के बाद यूपी पुलिस ने शराब माफियाओं पर एक्शन लिया तो मुख्य आरोपी धीमर के भाई एलकार को सुबह 5 बजे काली नदी के पास घेरा और ढेर कर दिया। हम आपको दिखाते हैं जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां पर पुलिस, आपको देखिए पुलिस की मुस्तैदी आपको यहाँ पे नजर आएगी। पूरे गांव के आसपास इसी तरीके से पुलिस की टीम मौजूद है। वो सामने देखिए, सुबह 5:30 बजे इसी जगह पर पुलिस का ये कहना है कि उन्हें जो मोती है उसका भाई एलकार नजर आया था कुछ अपने और दूसरे साथियों के साथ। क्योंकि 5:30 बजे का जो वक्त होता है, इस वक्त अंधेरा था और उस दौरान जब एनकाउंटर हुआ तो उसके एलकार तो गोली लग गई उसे, लेकिन बाकी उसके साथी भाग गए थे। अब हम दूसरी तरफ आपको दूर दिखाते हैं। दूर ये जो आपको नदी दिख रही है, यही वो काली नदी है जिसके थोड़ी दूर आगे जाने पर देवेंद्र और अशोक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो घायल अवस्था में मिले। अब पुलिस के आला अधिकारी भी कह रहे हैं कि मोती और उसका गैंग नहीं बचेगा। नामजद अभियुक्त एलकार था, वो पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में मारा गया तथा अन्य अभियुक्तों की तलाश चल रही है। मुख्यालय पे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पे अन्य साथी बहुत जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे और जो मुख्य अभियुक्त है मोती, जिसकी तलाश में पुलिस गई थी, उसको हम गिरफ्तार करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कासगंज के नगला धीमर गांव में आखिर हुआ क्या था। नगला धीमर गांव में मुख्य आरोपी मोती धीमर और उसके भाई अवैध शराब का धंधा चलाते हैं। कासगंज के एसपी के मुताबिक कई मामलों में वांटेड होने के चलते पुलिस टीम लगातार उसके खिलाफ दबाव बना रही थी। मंगलवार दोपहर दरोगा अशोक सिंह और कांस्टेबल देवेंद्र दबिश देने पहुंचे थे। अपने अड्डे पर पुलिस टीम को देखकर अपराधी भड़क गए और दोनों पर हमला बोल दिया और दोनों को बंधक बनाकर पिटाई की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इलिसिट लिकर के विषय में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पूर्व में हुई थी,
तो ये जो माफिया इस तरह का वहाँ पे प्रचलित था, उसके खिलाफ हम एक अभियान चला रहे थे और उसी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ये टीम हमारी गई थी। और इसमें एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हमारे थे जो पकड़ने गए थे उन लोगों को जिनके ऊपर इस तरह के केसेस थे, एक लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए गए थे। और उस पर इस तरह का हमला अपराधी तत्वों द्वारा पुलिस पार्टी पर करना न केवल चिंता का कारण है, बल्कि गंभीर बात है। फिलहाल पुलिस पर हुए हमले का कनेक्शन मैनपुरी से भी जोड़ा जा रहा है। देवेशपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, नगला धीमर, कासगंज आज तक। कासगंज का कुख्यात अपराधी मोती अब फरार है। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस अमला उसे ढूंढने में लगा हुआ है। तो सवाल ऐसे में ये है कि अगर वाकई इतना बड़ा कुख्यात अपराधी था तो सिर्फ 2 पुलिस वाले दबिश देने के लिए क्यों गए? क्योंकि एक पुलिस वाले के घर पर आंसुओं का सैलाब बह रहा है, जहां मौत हुई है और जहां एक घायल है, उनका पूरा परिवार सलामती की दुआ मांग रहा है। शराब माफिया से जांबाजी के साथ लड़ने वाले कासगंज पुलिस के जवान शहीद देवेंद्र को श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन देवेंद्र के पिता की आंखों से भावनाओं का समंदर बह पड़ता है और वो कासगंज के डीएम से लिपटकर रो पड़ते हैं, क्योंकि शहीद देवेंद्र 2015 में ही पुलिस में भर्ती हुए थे। वो आगरा के रहने वाले थे। 2017 में शादी हुई थी, 2 बेटियां हैं, एक 2.5 साल की, दूसरी 4 महीने की। एक दिन पहले ही देवेंद्र की पिता से बात हुई थी। परसों हुई। क्या कह रहा था? परसों हुई थी ये ऐसो साहब इनके संग गई की माँ खत्म हो गई थी, माँ खनवाली वहाँ साथ गया था। उसके लौटते समय फिर थाने में ऐसो साहब गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद में बातें ने फोन लगाया मेरे लिए, वानी पापा जी क्या कर रहे हो? मैं मेरे बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पानी गेहूं में देकर नीचू हो गया हूँ मैं। उधर घायल दरोगा अशोक कुमार अलीगढ़ में भर्ती हैं। उनकी हालत भी गंभीर है। उनके शरीर पर नुकीले हथियारों से किए गए वार के निशान हैं। पोस्टिंग थी कासगंज में, वहाँ से ये मतलब डेबिट में गए हुए थे, तो वहाँ पे डेबिट में उन लोगों ने इनके मारपीट करी है। इनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई है। अब ये जीएन हॉस्पिटल में भर्ती है। सीएम योगी ने गुनहगारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस कासगंज के धीमर गांव में दबिश देने पहुंची थी, सवाल उसी पर उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ही मोती गैंग ने पुलिस पर गोली चलाई थी। खुद इसकी गवाही गांव वाले दे रहे हैं। पहले चला चुको तो बस थोड़ी ही है, पहले चलाई थी, इससे पहले ही पुलिस पर गोली चलाई थी इसने। जब पुलिस को पता था कि शराब माफिया मोती धीमर और उसका गैंग कितना खूंखार है, तो फिर 2 ही पुलिस वाले गांव क्यों भेजे गए? यकीनन हिस्ट्री शीटर मोती की पूरी फाइल पुलिस के पास होगी। उसके बावजूद भी वो खुलेआम शराब के अड्डे क्यों चला रहा था? 6 महीने बाद ही कानपुर के बिकरू गांव वाला कांड कासगंज के धीमर गांव में दोहरा दिया जाता है, तो इसके पीछे गलती किसकी है? पुलिस पर हमला करने की वारदातें हैं, इनको हम गंभीरता से लेते हैं और जो भी अपराधी पूर्व में अपराध किए हुए हैं या इस तरह की कोई दुस्साहस कर रहे हैं, उनको जो कानून की प्रक्रिया है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको दंड दिलाएंगे। और इसमें यूपी पुलिस का और हमारे जवानों का रिजॉल्व, हमारे अधिकारियों का रिजॉल्व जो है उसको कोई शक नहीं कर सकता, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें आप पहले भी देख चुके हैं कि हमने अपराधियों के खिलाफ बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है और वो रुख ऐसा ही रहेगा आगे। ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं, क्या मुख्य आरोपी मोती धीमर अकेला शराब की भट्टी चला रहा था या फिर इसके पीछे और भी बड़े माफिया का हाथ है और उसी वजह से मोती और उसके गैंग ने मिलकर पुलिस को इतनी भयंकर तरह से पीटा?
देवेश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, नगलाधीर, कासगंज, आज तक। और आइए स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव पर सबसे बड़े कॉन्क्लेव की। जी हां, इंडिया टुडे ग्रुप के ईस्ट इंडिया कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। देखिए, बंगाल में होने वाला है 2021 का सबसे बड़ा चुनाव। ममता के खिलाफ सियासी संग्राम का बीजेपी ने कर दिया है शंखनाद। बंगाल में चुनावी टक्कर से पहले विचारों के महामंच के आयोजन का इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। लिहाजा चुनाव से ठीक पहले सज रहा है इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव ईस्ट का महामंच। ममता बनर्जी और अमित शाह की मौजूदगी से महामंच पर जमेगा सियासी रंग। नोट कर लीजिए, तारीख है 11 और 12 फरवरी और जगह कोलकाता। कॉन्क्लेव में जब पूरब के हर पहलू पर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कॉन्क्लेव ईस्ट में और भी दिग्गजों का जमावड़ा होगा। फायर ब्रांड महुआ मित्रा, युवा तुर्क बाबुल सुप्रियो, ममता सरकार की खबर लेने वाले गवर्नर जगदीप धनखड़, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह, सांसद और देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, सियासत के धुरंधर डेरेक ओ ब्रायन, सुनहरे पर्दे से सियासत तक का सफर करने वाली नुसरत जहां, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और कॉरपोरेट दिग्गज संजीव गोयनका भी पूरब के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य पर बात करते दिखेंगे। ममता जी का ऑब्लिगेशन है। डिजिटल प्राइवेसी के मिथ पर बेबाकी से राय रखते दिखेंगे फेसबुक इंडिया के एमडी अजीत मोहन। विचारों के बीच सुरों की सरिता भी बहेगी। इसके लिए मंच पर होंगे पापोन और देशी पॉप दीवा उषा उत्थुप और सब्यसाची चक्रवर्ती, प्रसन्नजीत चैटर्जी और तोता राय चौधरी जैसी बंगाली सिनेमा की दिग्गज हस्तियों से भी आप रूबरू हो पाएंगे। तो तैयार हो जाइए पूरब पर बातचीत से लेकर बहस तक के शानदार आयोजन के लिए। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।